एनसीपी शरद पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले आरिफ इराकी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चुनावी धामधूम में 11 नवंबर को कौसा डोमिनोज के करीब के नए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कार्यालय में अध्यक्ष शमीम खान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसको विधायक जितेंद्र आव्हाड भी संबोधित करने वाले थे। मगर सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया हाल ही में लगभग 3 से 4 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में प्रवेश करने वाले सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी ने। क्या अपनी बातें आरिफ इराकी ने रखी है और उनके द्वारा रखे गए कब्रिस्तान के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। हमारे बड़े भाई मौलाना अजहरुल सिद्दीकी साहब, नफीस अंसारी साहब और यहाँ पे उपस्थित तमाम जो हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको हम दावत देते हैं, हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आरिफ इराकी साहब को माइक दूँ, मैं कुछ अपनी बातें वो रखें, क्योंकि कुछ ही वक्त में आव्हाड साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और कोई एक साहब हैं, वो खुद उनके साथ आएंगे। तो मैं उनका नाम ऐलान ना करूँ, वो खुद जब पहुँचेंगे तो उनको आप देखें, ज़्यादा खुशी होगी आपको। तो जब तक वो आते हैं हम उनका वेट भी कर रहे हैं। और जब तक कि अपनी बातों को आरिफ इराकी साहब ने क्यों पार्टी ज्वाइन किया, क्या खिदमत खल्क कर रहे हैं, वो खुद अपने जवानी आपके बीच में रूबरू करेंगे। आरिफ इराकी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई शमीम भाई का, जिन्होंने मुझे ये पार्टी के अंदर लिए। और बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने कन्विंस किए मुझे ये पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, और सिर्फ मुमरा के विकास के लिए। और जैसे सब पत्रकार तो यहाँ जाते हैं मुमरा के विकास के लिए, मुमरा के मुद्दों को लेके, मैं यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक लड़ रहा हूँ। मगर मैं कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ और सिस्टम से लड़ रहा हूँ। तो सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। हमारी जो बेसिक सुविधाएं है ये हमको सिस्टम प्रोवाइड करती है, और सिस्टम जो हमको बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है तो उसके अंदर जाके उसको यहाँ लेके आने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार चाहिए। मैंने अपने लेवल पे 15 साल किया, कि आप सबको मालूम है, मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उस सिलसिले में। मगर कहीं ना कहीं ये स्टैंड, जैसे हमारे माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब, शमीम भाई, शानू भाई और भी एनसीपी शरद पवार के जो नेता है, इनका स्टैंड मुझे कहीं ना कहीं सही लगा कि हो सके इनके साथ ज्वाइन करके मैं मुमरा का कहीं ना कहीं भला कर पाऊँ। भला तो बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, रोड बने, गटर बने, नाले बने, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, सब बना है। जो लोग अंधभक्त का चश्मा लगा के घूम रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है, मगर जो मुमरा के लोग हैं, जिन्होंने 1993 देखा, जिन्होंने 1995 देखा, जिन्होंने 2005 देखा, उनको मालूम है कि मुमरा के अंदर कितनी तरक्की हुई। हम उस वक्त मुमरा में रहे 1988 से, हमने देखे हैं खड्डे वाले रोड से हम गुजरते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज वो रोड के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। हॉस्पिटल आ गया, 2009 के बाद हॉस्पिटल का प्रस्ताव आया माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब के आने के बाद। गार्डन्स, रोड्स, स्टेडियम, और सबसे बड़ा मसला जो है वो है कब्रिस्तान। जो हमारी इधर के सबसे बेहतरीन चीज जो माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब ने हमको दिए हैं वो है कब्रिस्तान। भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मगर 50 गुंठे की एक जगह जो खाड़ी के किनारे थी, उसको खाड़ी से दूर लेके आके सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 गांव मुमरा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, गांव मुमरा। आरिफ भाई, कब्रिस्तान के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में आने से पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। कब्रिस्तान की मिल्कियत को लेकर, यानी कि ये अभी भी इल्लीगल है, एक आंदोलन हुआ चुनाव से जस्ट पहले, और बीच में शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड साहब ने 7/12 भी दिखाया। तो आप पेपर वर्क के माहिर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। अब कब्रिस्तान की लीगैलिटी, मनपा की उसकी मिल्कियत की
पूरी क्या हकीकी सच्चाई है ऑन रिकॉर्ड, क्या बताएंगे इस पर आप? देखो, सच्चाई तो पूरा मुंगरा जानता है कि ये जो कब्रिस्तान, इसको लाने में माननीय जितेंद्र अवर साहब का बहुत बड़ा रोल है। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से स्टडी करें तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये कब्रिस्तान इधर लाने के अंदर माननीय जितेंद्र अवर साहब ने बहुत मेहनत की है। अपना कब्रिस्तान सर्वे नंबर 107 में था, जो 50 गुंडा था, और जो खाड़ी के एकदम लग के किनारे शिया कब्रिस्तान के बाजू में है, जो ओरिजिनल हमारा रिजर्वेशन था। 2011-12 के अंदर उसको सर्वे नंबर जो है 64, 65, 67, 68 के अंदर जो ट्रांसफर किया गया, वो माननीय जितेंद्र अवर साहब के मांगनी पे ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लक्ष्य वेदी हुए, मीटिंग्स हुए, महासभा के ठहराव हुए, सब हुए। मगर लैंडलॉर्ड का जो इशू चल रहा था, जैसे मित्तल का इशू चालू था, तो मित्तल का जो इशू था, मित्तल का जो इशू था वो ये था कि भाई 50 गुंडे की जगह आप हमारा 5 एकड़ क्यों ले रहे हो? आपका 50 गुंडे की कब्रिस्तान की आप 50 गुंडे की बात करो। उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हुए और मित्तल वो देने को तैयार नहीं था। बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट है मित्तल का, जो उसने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फाइल किया हुआ है। वो रिटन स्टेटमेंट की वजह से वो वाला कब्रिस्तान रोका। बाद में जब जायसवाल साहब इधर आए और मित्तल के कुछ प्रपोजल्स अप्रूवल की बात आई, एक वीपी नंबर हुआ S09005915, इसके अंदर रिलोकेशन की बात हुई। उसके अंदर वो कब्रिस्तान वहां से उठ के 55, 56, 57, 58 की जगह पे दिया गया। और वो देने के बाद 7/12 जो है, देखो कोई भी होता है, कोई भी जगह होता है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पहले क्लियर करनी पड़ती है। 2016 के अंदर वो कब्रिस्तान की जगह थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले पोजीशन रिसीट के तहत अपने अंडर ली। वो पहली पोजीशन रिसीट जो होती है वो टेम्परेरी रिसीट होती है, जो लिया जाता है इसके लिए कि उसके बाद टीआरआर करना है, सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, और उसके बाद जो एक्चुअल जगह आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होके, वो रजिस्ट्रेशन होके उसका फाइनल टीडीआर मिलेगा। 2023 तक वो पूरा प्रोसीजर चला, मगर हमारे शहर की जरूरत थी। वो जरूरत की वजह से 2019 में जब पहला पोजीशन हमको मिला तो हमने कब्रिस्तान हमारे माननीय जितेंद्र अवर साहब ने चालू कर दिया। 2023 के अंदर फाइनल टीडीआर का रिसीट मिला। आपके पास अगर वो दोनों है, आपके पास अगर वो दोनों पोजीशन रिसीट है, तो आप बाकायदा जाइए वो सर्वे नंबर्स पे। सर्वे नंबर 55 का अलग एरिया आएगा, 56 का अलग एरिया आएगा, 57 का अलग एरिया आएगा, 58 का अलग एरिया आएगा। और आपका जो फाइनल पोजीशन हुआ उसके अंदर सर्वे नंबर, दोनों के सर्वे नंबर्स में एक्चुअल जगह पे जो जगह लिया गया उसके अंदर फर्क है। इसके लिए एक टेम्परेरी पोजीशन रिसीट होता है और एक फाइनल पोजीशन रिसीट होता है, जो सर्वे करने के बाद टीएमसी जो है टीडीआर के रूप में जगह वाले को देती है। 2023 के अंदर जगह वाले को टीडीआर दिया गया और उसके बाद फाइनल उसका लेआउट उस पर डाला गया। तो इसके अंदर यह है कि भाई 7/12 घूम चुका है। आज का जो नया डीपी है उसके अंदर वो जगह पे कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ चुका है, तो लीगलिटी हो चुकी है। अगर कोई भी चीज होती है उसकी लीगलिटी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडीटीपी से ही होती है, और एडीटीपी ने बाकायदा वो साइन करके उसको अप्रूवल कर चुका है। तो रफीक भाई, ये बात तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि भाई वो कब्रिस्तान लीगल है। हाँ, अगर हमारे भाई लोग को नहीं समझ में आ रहा है या उनका ऐसा कोई मसला है तो आप टीएमसी में जाके पूरे पेपर्स निकाल सकते हैं, उनके पास अवेलेबल है। 7/12 घूमने के बाद वो जगह जिस नाम पे है उसकी मालकी हो जाती है। ये जो अगर जगह का बिजनेस करता है उसको मालूम है। अच्छा आरिफ भाई, कब्रिस्तान से रिलेटेड एक और सवाल है। अभी भी कब्रिस्तान को लेकर के चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है कि पानी निकलता है, तैरते हुए लाशें जो है कब्रों में दिखी है, वीडियोस भी मौजूद है। तो बीच में एक आर्किटेक्ट है अमीन सयानी मुंबई के, उनका और आप लोगों का कुछ राब्ता हुआ था और उसके बाद उनके डायरेक्शन पे आपने वहां पर कट मारने का कुछ काम किया था। क्या उसकी पूरी जानकारी है? और उससे अब कब्रिस्तान में पानी इकट्ठा होने की जो शिकायत थी उसको लेकर के क्या सिचुएशन रहेगी? आपने उधर एक्चुअल काम किया है, जमीन पर जाकर काम किया है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अमीन सयानी साहब जब आए थे इधर तो मेरे को बुलाया गया था उधर। देखिए कैसा है, बेसिकली मैं भी बीई सिविल हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियर सिविल हूँ, तो वो हिसाब से मेरे को उधर बुलाया गया था। उन्होंने मुझे 2 चीज बोले। एक, स्टेशन पॉइंट सर्वे करना था जिससे वो कब्रिस्तान का पूरा लेवल मालूम पड़े कि वो लेवल कैसा है, बीच में खड्डा है, ऊपर है, नीचे है।
तो हमने स्टेशन पॉइंट सर्वे किया गया। स्टेशन पॉइंट सर्वे ऐसा होता है कि जमीन का जो लेवल है वो लेवल का पूरा डिसीजन होता है कि किधर खड्डा है, किधर ऊपर है, किधर नीचे है, वो सर्वे करके उनको भेजा गया। दूसरा, वो जब काम हुआ है, ओरिजिनल फोटोज, ओरिजिनल वीडियोज जो हमारे पास आए, आज का ग्राउंड लेवल से 8 फुट अंदर जाके उसके अंदर बाकायदा रिटेनिंग वॉल चारों तरफ से खड़ा किया गया। जब चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल खड़ा किया है तो नेचुरली गटर का पानी अंदर आना प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये बी सिविल होने के नाते मैं बोल सकता हूँ। और ये पानी का जो मसला था, तो कैसा होता है, किसी भी टीएमसी बिल्डिंग के अंदर एक चीज होती है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जाता है जिससे बारिश का पानी बाहर निकले। मगर कब्रिस्तान के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बारिश का पानी वो अंदर रुक जाता था, और जब कबर खोदा जाता था तो वही पानी जो है हमको कबर में मिलता था। तो जब ये पूरी सर्वे हुआ, सब हुआ, हमको जब मालूम पड़ा तो हमने बाकायदा कोर मारे सेंट्रल की तरफ बाकायदा कोर मारे हमने। 2 फुट का एक कोर है और 9 कोर मारे। अब रिसेंटली जो बारिश हुआ था उसके अंदर हमने जाके जब चेक किए तो वो कोर ने पानी पकड़ लिया। तो इससे ये चीज हो गया कि कब्रिस्तान का पानी बारिश का जो अंदर रुकता था, जिसकी वजह से कब्र को तकलीफ होती थी, पानी मिलता था, वो ये कोर के जरिए धीरे धीरे जो बाहर निकलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान रहा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले बारिश में अपने को कब्रिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलेगा। और भी कोई सवाल है आपका? करो, आप कंटिन्यू करो भी आगे। हाँ, आपका ये सवाल खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा, अवध साहब को जोड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोग जो विकास की बात कर रहे सब कर रहे, मेरा वजूद अगर जिंदा है तो मेरा विकास है। मगर आज का जो माहौल चल रहा है, हम मुसलमानों का वजूद ही खत्म किया जा रहा है। तो मेरा जब वजूद ही खत्म रहेगा तो मैं क्या करूंगा आगे? तो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे वजूद को जिंदा रखने के लिए मैंने अवध साहब को दामन पकड़ा हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि अवध साहब मुझे अवध साहब को लेके चले। चलो, अस्सलाम वालेकुम।